MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है। और दर्शकों, आज ऐसी खबर दिखा रहा हूं जिसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान फिर से भारत पर पहलगाम जैसा आतंकी हमला कर सकता है और यह खुलासा हो गया है। दिखाता हूं आपको भारत की तैयारी क्या है, लेकिन पहले पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की थी, दुनिया में उसकी निंदा हुई। भारत ने जवाब दिया, पाकिस्तान को सबक सिखाया। लेकिन खबर है कि आतंकिस्तान अपने आतंकियों को फिर से भारत में भेजेगा और यह दावा किया जा रहा है बड़े अधिकारियों की तरफ से। दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं, भारत में घुसपैठ की कोशिश की पूरी तैयारी है। दावा किया जा रहा है कि आतंकी जहां जहां से भारत की पाकिस्तान की सीमा लगती है, वहां से घुसपैठ कर सकते हैं। लेकिन हमारी सेना की तैयारी क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूं। कुपवाड़ा में 2 आतंकियों को ठोक दिया है और ढेर कर दिया है आतंकियों को कि अगर वो भारत की सीमा में आए तो कार्रवाई होगी। और इधर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी है। ये पहला वाला पाकिस्तानी भूल नहीं पा रहे हैं और अब दूसरे की तैयारी में भारत है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए, पाकिस्तान में आवाम पर फायरिंग की जा रही है। जो पाकिस्तान में मौजूद लोग हैं उन पर पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है और ध्यान भटकाने के लिए आतंकियों को तैयार किया जा रहा है। और कैसे फायरिंग हो रही है, सुनिए। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शक, ये आप देख रहे हैं, गोली का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। मुनीर की सेना पत्थरों से भगाया जा रहा है। सुनवाइए जरा, कैसे पत्थर बरसा रहे हैं। और इधर आतंकियों को भेजने वाला ट्रंप कैसे ट्रंप के पीछे छिप गया। शहबाज देख रहे हैं आप, ये शहबाज है जो आतंकियों को भेजता है, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे छिप गए हैं और कैसे डोनाल्ड ट्रंप की बटरिंग में लग गए हैं, दिखाते हैं आप। That Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire. ट्रंप की बटरिंग करने वाला, आतंकियों का मंच सजाने वाला शहबाज, जिहादियों को पालने वाला मुनीर फिर से हिंदुस्तान में दहशत फैलाने की साजिश रच रहा है। विद्रोह पाकिस्तान में छिड़ा है, लेकिन दोनों की नजर हिंदुस्तान की अमन शांति भंग करने पर है, जिसके लिए घुसपैठिए बॉर्डर पर मंडराने लगे हैं। पहलगाम जैसे आतंकी हमले की फिराक में है। आप लोगों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना किसी भी पाकिस्तान के नापाक कदम को विफल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस बार अगर सीमा पार से गुस्ताखी हुई तो पाकिस्तान में इतनी मिसाइलें गिरेंगी कि शहबाज मुनीर कंफ्यूज हो जाएगा कि जान बचाएं या ऑपरेशन सिंदूर की तरह बंकर में छिप जाएं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं दर्शकों कि कैसे पाकिस्तान का सफाया तय है, क्योंकि भारत पर अगर आतंकी हमला हुआ तो फिर पाकिस्तान साफ हो जाएगा। अभी पहलगाम आतंकी हमले के जख्म भरे नहीं थे दर्शकों। इस बीच पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें 2 आतंकियों को कुपवाड़ा में जवानों ने ढेर कर दिया है।
लेकिन कुछ आतंकी सीमा पार मंडराते हुए दिखाई दिए हैं, जिन्हें जहन्नुम पहुंचाने के लिए इंडियन आर्मी पूरी तरह से तैयार है। लेफ्टिनेंट जनरल ने पहलगाम जैसे हमले की आशंका जता दी है। कटियार ने कहा, पाक पहलगाम जैसा हमला दोहरा सकता है। पाकिस्तान सामने से नहीं पीछे से वार करता है, यह इनकी आदत है, लेकिन पाकिस्तान को इस बार भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा, अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की योजना पर काम चल रहा है, यानी दूसरा ऑपरेशन होगा जो इससे भी ज्यादा खतरनाक और प्रभावी होने वाला है। कटियार ने साफ किया कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो सुरक्षा बल इससे आगे जाकर और सख्त कार्रवाई करेंगे। यानी सेना ने मुनीर और शहबाज को खुली चुनौती दे दी है कि अगर इस बार भारत पर आतंकी हमला हुआ तो पूरा का पूरा पाकिस्तान साफ कर दिया जाएगा। लेकिन कैसे पाकिस्तान पर हमले की बात की जा रही है, कैसे दावा किया जा रहा है, वो आपको बताता हूं। ये आप देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल ने क्या कह रहे हैं, सुन बातों में। पाकिस्तान ने फिर एक नापाक कोशिश की, पहलगाम में एक आतंकी हमला करके, पर भारतीय सेना ने फिर उसका बहुत कड़ा जवाब दिया और उसको एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। हालांकि पाकिस्तान को हार मिली, पर हमको लगता है कि उसकी जो प्रवृत्ति है वो नहीं बदलेगी। वो फिर कोशिश करेगा हम पर हमला करने की। ना हिम्मत है ना साहस है सामने से आकर लड़ने की, तो फिर वो पहलगाम की तरह कोई और आतंकी हमला करने का प्रयास करेगा। तो जरूरी है कि हम इसके लिए सावधान रहें, और मुझे पूरा विश्वास है और मैं आप लोगों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना किसी भी पाकिस्तान के नापाक कदम को विफल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखा आपने, भारतीय सेना तैयार है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं भारतीय सेना की तैयारी क्या है। ये आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी की जा रही है और पूरा रोड मैप तैयार है। कैसे ऑपरेशन 1 में आपने देखा था पाकिस्तान के अंदर कैसे बमबारी हुई थी और आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, लेकिन इस बार पूरी तैयारी सेना ने कर ली है कि अगर एक गलती की तो सबक सिखाया जाएगा। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, एनएसजी कमांडोज भी तैयार है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। पूरी ड्रिल चल रही है किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए। एनएसजी कमांडोज तैयार हैं और आज भारतीय सेना की रुद्र ब्रिगेड ने पाकिस्तान को संदेश दे दिया है। सुनाता हूं आपको मैं। देखा, ये सिर्फ ट्रेलर है और पाकिस्तानी जानते हैं कि अगर भारत ने पिक्चर लॉन्च कर दी तो उनका बचना मुश्किल है। गृह युद्ध में घिरा पाक भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, जिसकी जानकारी खुफिया एजेंसियों के पास पहुंच गई है और इसके बाद गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी अपडेट ले रहे हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को फिर से वार्निंग दे दी है। अगर पाक ने हिमाकत की तो इतिहास और भूगोल बदल जाएगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी, कहा कि आतंकी कहीं भी छिपे हों पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। लेकिन भारत में आतंकी हमला हुआ तो बदला और भीषण होगा। इधर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का चेहरा बने डीजीएमओ राजीव घई ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना तैयार है। यह सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि पाकिस्तान को आखिरी वार्निंग है, क्योंकि पीएम मोदी कह चुके हैं आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा, जिसकी तैयारी हिंदुस्तान में हर मोर्चे पर शुरू हो चुकी है। इंडियन आर्मी से लेकर एनएसजी कमांडो एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान ने आतंकी हमले की गुस्ताखी की तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। सुनिए जरा। It's very safe and very correct to say that it was very much a tri-service operation. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन नेवी अरेबियन सी में थी। हमने नेवी को रोक रखा था। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए नेवी की पूरी तैयारी थी, क्योंकि इस ऑपरेशन में हमारी तीनों सेनाएं बिल्कुल एक्शन मोड में रेडी थे। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सफल रहा, जिसकी हमें पूरी उम्मीद थी, और ऐसा इसलिए भी हो पाया क्योंकि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी, और हम पूरी तरह से हर वक्त तैयार हैं। Pakistani air assets were destroyed on the ground. और अब मैं आपको बताने वाला हूं, आज गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकियों को सीधा संदेश दे दिया, कहीं भी छिपे हो पाताल से ढूंढेंगे। सुनिए जरा गृह मंत्री ने क्या कहा है। धारा 370 समाप्त करने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से इनके मर्म स्थान पर हमने आघात करने का काम किया है। ये तीनों ऑपरेशन के माध्यम से ये तय कर दिया है कि आपको दुनिया में कहीं पर भी छिपने की जगह नहीं मिल सकती। भारत की सुरक्षा फोर्स, भारत की सुरक्षा एजेंसियां पाताल से भी ढूंढकर आपको आतंकवादी कृत्य का दंड देने के लिए कृत निश्चयी है। भारत पूरी तरह से तैयार है और पाकिस्तान हर बार की तरह कायरो की तरह छिप गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं पाकिस्तान का दी एंड होने वाला है। क्यों ऐसा कह रहा हूं, तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पूरा पाकिस्तान छुपने की कोशिश कर रहा है, और कैसे मुनीर और शहबाज डर रहे हैं दिखाता हूं मैं आपको। ये आप देखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अफगानिस्तानियों ने कह दिया, और अफगान की सेना जश्न मना रही है। देख रहे हैं आप, उनका कहना है पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है उसका बदला लिया जाएगा। ये हैं जी हमारे जवान, हमारे मुजाहिद। अब मैं आपको दिखाता हूं, जो अफगान के लड़ाके जंग जीत कर आए, उनका कहना है पहली जंग जीत ली है, फूलों से स्वागत किया गया। देखिए जरा। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, कैसे पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध के हालात है। देख रहे हैं, ये सेना भी भाग रही है और अपने ही नागरिकों को मार रही है। पुलिस वाले भी उनके पीछे पड़े हुए हैं। देखिए जरा। ये हैं जी हमारे जवान, हमारे मुजाहिद। और अब मैं आपको दिखाता हूं, इतने ज्यादा बौखला गए पाकिस्तानी अपने नागरिकों को मार रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये सीधे गोली मार रहा है, एक शख्स भाग रहा है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। देखा ये कैसे पाकिस्तानी सेना और पुलिस पाकिस्तानियों को ही मार रही है। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान की दिक्कत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का खेल खत्म होने वाला है और पाक अधिकृत कश्मीर में विरोध बढ़ रहा है। तहरीक लब्बैक के विरोध को और ज्यादा बल दिया जा रहा है। पाक सेना के खिलाफ सड़कों पर खून खराबा हो रहा है। दूसरी तरफ बीएलए के लड़ाके बलूचिस्तान की आजादी चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कई बार पाक आर्मी को निशाना बनाया गया है।
बीएलए के लड़ाके अब आत्मघाती हमला भी शुरू कर चुके हैं। और इधर अफगानिस्तान ने ऐलान कर दिया है, काबुल पर हमले के बाद अफगान जंग के मैदान में है। अफगान ने अब तक पाक के 60 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। अफगान का आरोप है कि पाक सेना बच्चों को निशाना बना रहा है और इसके लिए पाकिस्तान को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके लिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और ज्यादा गहरे संकट में घिर चुका है और यह मुद्दा यूएनजीए में उठा चुका है, जिसका जवाब पाकिस्तान के पास नहीं है। यानी मुनीर और शहबाज और पाकिस्तान में बैठे आतंकी अब घिर चुके हैं। सुनिए जरा भारत से क्या संदेश दिया गया। यदि ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया जाए सभापति महोदय, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा किए गए क्रूर लक्षित हमलों को भूला नहीं है, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगांव में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। एक सुविचारित और संतुलित प्रतिक्रिया में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए इसके अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपने वैध अधिकारों का प्रयोग किया और मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित हमले किए। इसके विपरीत पाकिस्तान ने जानबूझकर हमारे सीमावर्ती इलाकों में बच्चों को और नागरिकों को अपना लक्ष्य बनाया। पाकिस्तान को खुद के आईने में देखना चाहिए, इस मंच पर उपदेश देना बंद करना चाहिए, अपनी सीमाओं के भीतर बच्चों के लिए कार्य करना चाहिए। देखा, सांसद निशिकांत दुबे ने भी पाकिस्तान को आईना दिखाया, लेकिन पाकिस्तान मानने का नाम नहीं ले रहा है। और मिस्र में आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझ रहे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की तारीफ करके शहबाज को दुनिया के फोरम पर फिर से बेइज्जत कर दिया। मुनीर ट्रंप के पीछे छिपकर और शहबाज ट्रंप के पीछे छिपकर चेहरे के एक्सप्रेशन को बार बार छिपाने की कोशिश कर रहा था। वो भीगी बिल्ली की तरह कैमरे से बचने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हैं आप। मगर ट्रंप भी कहां मानने वाले थे। वो शहबाज शरीफ को कहने की कोशिश कर रहे थे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सुनिए। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together. शहबाज शरीफ समझ चुके थे कि यहां उनकी दाल नहीं गलने वाली, तो फिर वही पुराना घिसा पिटा डायलॉग बोलकर ट्रंप को खुश करने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही शहबाज ने सीज फायर के लिए ट्रंप को क्रेडिट देने की कोशिश की, ठीक उनके पीछे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी खड़ी थी। वो हक्का बक्का रह गए। शहबाज बटरिंग कर रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं और मेलोनी मुंह पर हाथ रखकर खुद को रोकने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद कैमरे पर पूरा फोकस मेलोनी की तरफ चला गया और शहबाज शरीफ से माइक वापस लेते हुए ट्रंप मेलोनी की तारीफ करने लगे। ट्रंप ने मेलोनी से कहा, मुझे ये कहने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आमतौर पर अगर आप ये कहते हैं तो ये आपके राजनीतिक करियर का अंत होता है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप एक खूबसूरत युवा महिला हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं, सोचिए आप। फिर मेलोनी की तरफ वो मुड़ते हैं और बोले, आपको खूबसूरत कहलाने में कोई आपत्ति नहीं है ना, क्योंकि आप हैं। उनकी इस बात पर मेलोनी मुस्कुराती हैं। मेलोनी की तारीफ में ट्रंप के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भी सामने आ गए। सोचिए आप, ये सब चल रहा है मिस्र में। उन्होंने हल्के फुल्के पल में एर्दोगन से मुलाकात की और मेलोनी से उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन मुझे आपकी स्मोकिंग छुड़वानी होगी। वीडियो में जो आपको दिखाई दे रहा है, इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी पास में खड़े रहते हैं और एर्दोगन की बात सुनकर वो जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि मेलोनी स्मोकिंग छोड़ दें, ये संभव नहीं है। तो देखा आपने, पाकिस्तान कितनी कोशिश कर ले, लेकिन वो बचने वाला नहीं। और इधर भारत में अपराधियों को सीधा संदेश योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है, किसी भी तरह का अपराध हो कार्रवाई की जाएगी और सबसे बड़ा हथियार है बुलडोजर। लेकिन कल की धाम के पास कैसे बुलडोजर चला दिखाते हैं आप। ये आप देखिए, संभल में बुलडोजर एक्शन फुल फेम दिखाई, जबरदस्त चल रहा है। हमने आपको दिखाया था, बुलडोजर की डिलीवरी हो गई है और अब एक्शन भी शुरू हो गया।
अब मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख, ये धनतेरस पर, दिवाली पर बुलडोजर धमाका होने वाला। ये 100 से ज्यादा बुलडोजर हैं और बुलडोजर की ट्रेन मैंने आपको कल भी दिखाई थी दर्शक, लेकिन अब ये बुलडोजर यूपी में कहर बरपा रहे हैं। और कहां पर कहर बरपाया दिखाता हूं आप। संभल में एक अवैध मस्जिद बनाई गई, अवैध थी ये दर्शक, और इसे जमींदोज कर दिया है। इस पर एक्शन लिया गया है, लेकिन इस एक्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। दिखाते हैं आपको कैसे बुलडोजर एक्शन के दौरान, ये आप देख रहे हैं, तमाम प्रशासनिक कर्मचारी हैं, पुलिस फोर्स भी मौजूद है और इसमें एसडीएम भी एक्शन के दौरान वहां पर मौजूद रहे। अब दर्शकों, इधर बुलडोजर चल रहा है और यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक आई लव बुलडोजर बाबा के पोस्टर लग रहे हैं। यूपी में लगा था, लेकिन अब ये पोस्टर मुंबई में लग गया है और इसकी देश भर में चर्चा हो रही है। दिवाली से पहले बुलडोजर की डिलीवरी क्या हुई? यूपी में बुलडोजर धमाका शुरू हो गया। बुलडोजर की जद में सबसे पहले आई कल्की धाम के रास्ते में खड़ी एक अवैध मस्जिद। इधर संभल में बुलडोजर दहाड़ा, उधर मुंबई में पोस्टर छप गए। माया नगरी भी बाबा बुलडोजर को आई लव बोलने लगी। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। मुंबई में बुलडोजर क्रेज देख अलीगढ़ प्रशासन ने भी धमाका कर दिया। करण के कत्ल के आरोपी इद्रिस के घर पर बुलडोजर पहुंचा, यानी ईस्ट से वेस्ट तक बाबा के बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है, जबकि बुलडोजर का दिवाली धमाका अभी बाकी है। ये धमाका बाकी है और ये धमाका जबरदस्त होने वाला है। लेकिन आज क्या एक्शन हुआ है ये आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, दिवाली से पहले यूपी में बुलडोजर का धमाका हो रहा है दर्शक। संभल में एक महीने के अंदर तीसरी बार बुलडोजर गरजा है। प्रशासन ने 30 साल पुरानी अवैध मस्जिद को जमींदोज किया है। यह मस्जिद श्री कल्की धाम मंदिर से सटी हुई है और रास्ते में थी। मस्जिद और कल्की धाम के बीच केवल 7 फीट की दूरी थी। मस्जिद को पार्क की 262 मीटर जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। मस्जिद हटाने के लिए 11 जून को पहला नोटिस दिया गया था। नोटिस मिलने के बाद भी मस्जिद कमेटी ने कब्जा नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन ने 2 थानों की फोर्स की मौजूदगी में यह एक्शन लिया है। अवैध मस्जिद पर करीब 1 घंटे तक बुलडोजर लगातार गरजते रहे। अब मस्जिद वाली जगह पर ट्रकों से मलबा हटाने का काम जारी है और 2 अक्टूबर को भी संभल में इसी तरह बुलडोजर चला था। 2 अक्टूबर को अवैध मदरसा बारात घर को मिट्टी में मिला दिया गया था और मस्जिद के साथ साथ लगातार जो अवैध इलाके हैं वहां पर एक्शन चल रहा है। डर के मारे लोग खुद हथौड़ा चलाकर अपना अवैध निर्माण तोड़ रहे हैं। 30 दिन में संभल में तीसरा बुलडोजर एक्शन है और योगी आदित्यनाथ ने जैसे कहा था कि लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है, वैसे ही प्रशासन काम कर रहा है। सुनिए जरा तहसीलदार ने क्या कहा। ये सार्वजनिक पार्क का नंबर है, तो इसमें 11 जून को नोटिस दिया था और 16 जून को शामिल भी हो गया है और ये 24 जून को तहसीलदार महोदय के न्यायालय में उपस्थित भी हुए थे और इनको दोनों पक्षों को सुन के और 24 सितंबर 2025 को बेदखली का आदेश हुआ था, तो उसके क्रम में ये कार्रवाई चल रही है। उससे पहले ये लोग खुद भी गिरा चुके थे, पहले पूरा जो बचा हुआ भाग है उसे हम। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसे बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है और ये आप देख रहे हैं 2 अक्टूबर को जो मैं बता रहा हूं ये जबरदस्त एक्शन हुआ था, फिर भी कई लोग मान नहीं रहे, इसलिए उन पर और ज्यादा कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। ये बारात घर था, लेकिन कैसे मदरसा बनाया हुआ था दर्शकों। देखिए, मस्जिद पर कार्रवाई हुई है, मदरसे पर कार्रवाई हुई, उसके बाद लोग खुद ही अपना अवैध निर्माण हथौड़ा लेकर तोड़ रहे हैं। चलो थोड़ा सा अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शक, ये आप देखिए, अलीगढ़ में आज जिसने हत्या की, सोचिए आप, उसके घर पर बुलडोजर चला। देखिए फुल फ्रेम दिखाइए। पुलिस की मौजूदगी में आज जबरदस्त बुलडोजर चला है और ये बुलडोजर एक्शन बताने के लिए काफी है
कि अगर यूपी में गलत करोगे तो फिर एक्शन लिया जाएगा। बहरहाल आपको मैं एक और तस्वीर दिखाता हूं। यह है अलीगढ़ की तस्वीर, जहां पर आज रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई। बताया जा रहा है कि असद और इद्रिस के घर पर यह बुलडोजर चला है, जिन्होंने करण नाम के लड़के की हत्या कर दी थी। आप सोचिए, उसके बाद यह एक्शन लिया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं, बुलडोजर एक्शन पूरे यूपी में चल रहा है, लेकिन इसकी चर्चा कहां हो रही है? महाराष्ट्र। कहा गया आई लव देवा भाऊ और आई लव बुलडोजर बाबा। और ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, महाराष्ट्र में योगी की चर्चा एकाएक क्यों होने लगी, इसका कारण क्या है, आइए जरा आपको बताता हूं। ये आप देखिए, बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई में योगी की डिमांड बढ़ गई है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में योगी के पोस्टर लगाए गए हैं और योगी के साथ इन पोस्टर्स पर बुलडोजर भी छापा गया है। यानी योगी का बुलडोजर मॉडल मुंबई को पसंद आ गया है। इतना ही नहीं, इन पोस्टर्स पर आई लव बुलडोजर बाबा का स्लोगन लिखा हुआ है। योगी के साथ आई लव देवा भाऊ का पोस्टर भी लगा हुआ है। इतना ही नहीं, मुंबई में योगी के पोस्टर को बीएमसी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल सभी दल बीएमसी चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और किसी भी दल ने गठबंधन का ऐलान अब तक नहीं किया है। ऐसे में बीजेपी खेमा ब्रांड योगी के दम पर बढ़त बनाने में जुटा हुआ है। माना जा रहा है कि दिसंबर से जनवरी तक बीएमसी चुनाव हो सकता है, लेकिन चुनाव से पहले योगी का क्रेज और बाबा बुलडोजर का क्रेज देखने को मिल रहा है। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको लेकर चलता हूं हरियाणा, क्योंकि इस खबर ने हड़कंप मचा दिया है। खुदकुशी, 2 पुलिस वाले, एक आईपीएस ऑफिसर, एक एएसआई, दोनों की खुदकुशी के पीछे क्या कोई है, ये सवाल पूछा जा रहा है। दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है हरियाणा में। सबसे पहले आईपीएस वाई पूरन सिंह ने सुसाइड किया और इनके सुसाइड के केस में एक नया मोड़ आज आ गया है। वो नया मोड़ क्या है, आपको बताता हूं। आईपीएस वाई पूरन की जो जांच कर रहे थे वो ये हैं एएसआई संदीप लाठा, लेकिन आज इन्होंने आत्महत्या कर ली और बाकायदा सुसाइड नोट लिखा, जिसमें आईएएस वाई पूरन को इन्होंने भ्रष्टाचारी बताया है और खुद को गोली मार ली है। लेकिन अब मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूं वो ठीक मौत से पहले का है, सुसाइड से पहले का है। सुनिए जरा इन्होंने क्या दावा किया। मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं। एक वरिष्ठ पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। इन अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। इसका डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीज़ में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। सुना आपने, लेकिन मैं आपको बताता हूं, एएसआई संदीप लाठर घर पर नहीं थे, वो यहां थे सुनसान इलाके में, एक ट्यूबवेल के पास। आप सोचिए, ये पूरा इलाका जहां पर कोई नहीं है, दूर दूर तक खेत है, वहां पर एक एएसआई पहुंचा और पिस्टल से गोली मारकर अपने आप को खत्म कर लिया। एक आईपीएस का सुसाइड और उसे सुलझाने निकले एएसआई की मिस्टीरियस मौत। हरियाणा पुलिस में वो उफान लेकर आई कि हलचल दिल्ली तक सुनाई दे रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी।
जिस आईपीएस के सुसाइड के बाद करप्शन का जिन जागा, उसी आईपीएस की मौत के बाद तहमत लगी तो कहानी में यू टर्न आ गया। अब हरियाणा में नौकरशाही की एक लॉबी इधर खड़ी है और दूसरी उधर, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा अभी कितने सुसाइड बाकी हैं। सुसाइड को सियासी रंग देती आवाजें अब हरियाणा से दिल्ली तक गूंजने लगे हैं। आईपीएस पूरन की मौत में दलित फैक्टर ढूंढने वाले दल क्या एएसआई संदीप की मौत पर कुछ बोलेंगे? ये भी एक मिस्ट्री है और ये मिस्ट्री बनी हुई है। इस मिस्ट्री को लेकर हरियाणा पुलिस की जांच तेज चल रही है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा हरियाणा पुलिस की जांच कहां तक पहुंच गई है, क्योंकि आईपीएस पूरन सुसाइड केस की मिस्ट्री और ज्यादा गहरा रही है। अब आईपीएस केस की जांच कर रहे एएसआई संदीप ने सुसाइड कर लिया। एएसआई संदीप ने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया। वीडियो में एएसआई संदीप आईपीएस पूरन को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। सुसाइड नोट में भी एएसआई ने आईपीएस पूरन पर कई गंभीर आरोप लगाए। एएसआई संदीप ने सुसाइड से पहले एक नोट लिखा है। क्या लिखते हैं सुनिए जरा। मैं अपनी शहादत देकर जांच की मांग करता हूं। इस पूरन को संबोधित कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी परिवार को छोड़ा ना जाए। दिवंगत आईपीएस पूरन के खिलाफ उनके पास बहुत सारे सबूत हैं। एएसआई संदीप के सुसाइड से हरियाणा पुलिस में भूचाल आ गया है। 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरन ने गोली मारकर सुसाइड किया था, आप सोचिए। और अब आईपीएस पूरन ने डीजीपी सहित 13 बड़े अफसरों के नाम लिखे थे। आरोप के बाद आज ये हरियाणा के डीजीपी छुट्टी पर भेज दिए गए। अब आईपीएस के सुसाइड केस की जांच करने वाले एएसआई की भी मौत हो गई है और एएसआई ने सुसाइड नोट में हटाए गए डीजीपी को ईमानदार बताया है। यानी 2 सुसाइड और दोनों सुसाइड का सेंटर पूर्व डीजीपी शत्रुजीत। सवाल कई सारे हैं और ये सवाल क्या वाकई किसी गुत्थी को सुलझा पाएंगे? सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है। ये हमारा एक बहुत महकमे का मेहनती एएसआई था संदीप, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। बहुत अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है। अभी फॉरेंसिक की टीम बुला रखी है और जांच चल रही है। अभी स्टेज पे कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था और अभी उसकी जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो सुसाइड हो रहे हैं ये आपस में कैसे कनेक्टेड है। दर्शकों दिखाते हैं आपको, ये आप देखिए। सबसे पहले वाई पूरन कुमार एडीजीपी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिर आरोप किस पर लगे? शत्रुजीत कपूर पर, पूर्व डीजीपी। इसके साथ ही आरोप लगा नरेंद्र बिजारनिया, जो पूर्व एसपी रहे हैं, छुट्टी पर चले गए। लेकिन फिर संदीप कुमार जो एएसआई हैं, जांच कर रहे थे, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया है। और ये तमाम जो किरदार हैं वो इस समय घेरे में आ गए हैं और पुलिस और सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन इसे लेकर हरियाणा में लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। हरियाणा में एक आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला चल रहा है। आईपीएस की पत्नी एक आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने पिछले 7 दिनों से पति की लाश पे राजनीति कर रही हैं। एक व्यक्ति कभी एक एप्लीकेशन तक नहीं दिया, कभी एक शिकायत तक नहीं किया कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है। ये लोग छोटा मामला आता है बाहर लेकर के आते हैं, लेकिन पत्नी को इन्होंने सुसाइड नोट भेजा। उस समय उन्होंने, पत्नी ने क्यों नहीं लोगों को तुरंत सतर्क किया? प्रशासन को क्यों नहीं बताया? तो ये सुना आपने, सवाल तो कई सारे उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों के बीच हरियाणा में सियासत हो रही है। आइए आपको दिखाता हूं, ये देखिए। आईपीएस पूरन के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पूरन को इंसाफ मिलना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। यहां पर इंसाफ की मांग की जा रही है। उधर राहुल गांधी परिवार वालों से मिलने पहुंच गए। आईपीएस पूरन के परिवार से आज उन्होंने मुलाकात की है और भरोसा दिया है। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, चिराग पासवान भी मिलने पहुंचे। लेकिन आखिर क्या मौत पर सियासत की जा रही है? आइए जरा आपको बताता हूं।
आईपीएस पूरन की मौत की मिस्ट्री गहराती जा रही है। 7 दिन बाद भी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। पूरन की आईएएस पत्नी इसे साजिशन हत्या बता रही है। अमनीत पूर्व डीजीपी शत्रुजीत की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। जांच में देरी से गन पाउडर, बैलिस्टिक सबूत मिटने का खतरा है। माफ कीजिए। उधर सियासी दल और बड़े अफसर आईपीएस के परिवार के साथ खड़े हुए हैं। यानी आईपीएस पूरन की मौत का मामला अब सियासी होता जा रहा है। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी आईपीएस के परिवार से मुलाकात की है। तेलंगाना और झारखंड के दलित नेता भी आईपीएस पूरन के घर पर पहुंचे। कांग्रेस मुद्दे को दलित अत्याचार से जोड़कर पेश कर रही है। राहुल गांधी खुद वाई पूरन के परिवार से मिलने पहुंचे। ये वही फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। और मुलाकात के बाद राहुल ने आईपीएस को न्याय दिलाने की बात कही है। लेकिन इधर राहुल गांधी कह रहे हैं और उधर चिराग पासवान भी मुलाकात के बाद क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं मैं। परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने आत्महत्या की। मरने के बाद रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आज परिवार से मिलकर, और सिर्फ मैं चिराग पासवान की हैसियत से नहीं, ये मेरा परिवार है। परिवार का सदस्य बनकर तो मैं आया ही हूं, पर अपनी सरकार से ये विश्वास लेकर, ये विश्वास दिलाने में आया हूं परिवार को कि हर वो मांग जो परिवार रखता है वो पूरी की जाएगी और ये जल्द कार्रवाई होगी बिना किसी विलंब के। और इधर सियासत हो रही है, उधर बिहार में दर्शकों सियासत के बीच बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं मैं। चुनाव से पहले सुन लीजिए, टूट जाएगा महागठबंधन। और हवा में कुछ बात नहीं कह रहा हूं। क्यों ऐसा कह रहा हूं दिखाते हैं आप। ये आप देखिए, तेजस्वी और राहुल में 3 दिन बचे हैं। सोचिए आप, 3 दिन, अब तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। और आज इसको लेकर बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। दोनों के बीच में तल्खियां बढ़ गई हैं। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए। साथ में दोनों ने प्रचार किया, दोनों ने दावे किए, लेकिन राहुल गांधी सीएम पर कुछ नहीं बोले और अब सीट को लेकर दोनों ही कुछ नहीं कह पा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। आज कांग्रेस की बैठक हुई, सीसी की बैठक हुई, लेकिन अब भी नतीजा नहीं निकला है। और दावा ये कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतर सकती है। तो कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली। और इधर आरजेडी के क्या हाल है, आइए आपको बताता हूं। ये आप देखिए, आरजेडी का सिंबल वापस कर रहे हैं और 1-2 नहीं, 3-3 लोग पहुंच गए। यानी आरजेडी में अभी सीट नहीं बटी है। आरजेडी को समझ नहीं आ रहा, कांग्रेस कह रही है अकेले चुनाव लड़ेंगे। और इधर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के नेता सोशल मीडिया पर आपस में भिड़ गए। देख रहे हैं आप, मनोज कुमार झा आरजेडी के नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने रहीम का दोहा लिख दिया और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। अगली तस्वीर दिखाइए। सिर्फ मनोज झा नहीं, कांग्रेस के नेता भी सामने आ गए। उन्होंने भी अलग अलग शेरो शायरी की और सीधे महागठबंधन को ठग बंधन तक। सोचिए आप, ये इशारे किए जा रहे हैं एनडीए की तरफ, लेकिन एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। इमरान प्रतापगढ़ी सांसद हैं और इन्होंने भी एक ऐसा ही शेर लिखा जो सीधे सियासी चर्चा को और ज्यादा प्रबल करता है। लेकिन इतने सारे हमले के बाद यह तय हो गया है कि अगर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो महागठबंधन खंड खंड हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए। क्या बिहार में बड़ा खेला होने वाला है? क्या बिहार में टूट जाएगा महागठबंधन? क्या बिहार में कांग्रेस चुनाव अकेले लड़ेगी? दरअसल बिहार में इंडी के टूटने के संकेत मिल रहे हैं। खबर है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है, क्योंकि पहले चरण के नॉमिनेशन में महज 3 दिन बाकी हैं, लेकिन महागठबंधन में सीटों का तालमेल नहीं हो पाया। राहुल ने तेजस्वी से बात करने से इनकार कर दिया है। तेजस्वी ने सैनी को जबरदस्त झटका दे दिया है, लेकिन फिलहाल सबने चुप्पी साधी हुई है। किसी ऐलान से पहले दूसरे की चाल का इंतजार हो रहा है।
का ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। हो जाएगा या परसों हो जाएगा, तब कोई नाराजगी नहीं है, सब ओके, सब। दरअसल टूट के संकेत इंडी में सोशल मीडिया वॉर में भी दिख रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस पर तंज कस रही है तो कांग्रेस भी पलटवार में पीछे नहीं। मतलब कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कहा जा रहा है जिसे समझना मुश्किल नहीं, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे शायद सबको इसका इंतजार है। इस बीच खबर है कि समझौते का ऐलान हो या ना हो, तेजस्वी कल राघोपुर से पर्चा भरने की तैयारी में है। इस बीच बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन एनडीए में भी पेच फंसा है। कहते हैं नीतीश नाराज है, जीतन राम मांझी बदले की भावना में जल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को वक्त का इंतजार है, इसलिए संकेत मिल रहे हैं कि अमित शाह समय से पहले बिहार जा सकते हैं। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, कहने का मतलब माल नरेंद्र मोदी का, और खेल रहे हैं चिराग पासवान। मैं किसी को देखिए, आप हमारे मुंह में उंगली ना दें। देखा आप, गिरिराज सिंह ने भी बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन सबसे पहले बात महागठबंधन की करते हैं। आइए, महागठबंधन में क्या हो रहा है? दरार पड़ गई है। बिहार में महागठबंधन टूट सकता है। राहुल तेजस्वी के बीच जबरदस्त तनातनी बढ़ गई है, दर्शकों बता रहा हूं मैं आपको। और महागठबंधन में सीटों पर तालमेल नहीं हो पा रहा है, जबकि पहले चरण में नॉमिनेशन के केवल 3 दिन बचे हैं। दरअसल कांग्रेस तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट नहीं बनाना चाहती है। उधर तेजस्वी यादव भी कांग्रेस को 60 सीटें नहीं देना चाहते। तेजस्वी कांग्रेस की पसंदीदा सीट से भी सहमत नहीं है। ऐसे में महागठबंधन में टूट का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगले 24 घंटे महागठबंधन के लिए बहुत भारी है। पहली वजह आपको बता दो, कांग्रेस सभी 243 सीटों पर तैयारी कर रही है। आला कमान ने सभी सीटों पर उम्मीदवार मांगे हैं। दूसरी वजह, कांग्रेस ने बिहार के नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया है। जो नेता दिल्ली में हैं उन्हें आज यहीं रुकने के लिए कहा गया है। तीसरी वजह जो संकेत देती है, राहुल ने तेजस्वी से मिलने से इनकार कर दिया है। खबर है, जबकि दिल्ली दौरे के वक्त तेजस्वी ने समय मांगा था। चौथी वजह, तेजस्वी और सैनी में भी बोलचाल बंद है। सैनी जो डिप्टी सीएम का राग अलाप रहे, जबकि दोनों एक ही फ्लाइट से पटना लौटे हैं। सैनी 30 सीट मांग रहे हैं और उन्हें 15 सीट ऑफर हुई है। खबर है कि तेजस्वी ने और सीटें देने से साफ मना कर दिया है। तेजस्वी ने यह भी कह दिया कि वे बाहर जाना चाहें तो जा सकते हैं। पांचवी वजह, मुकेश सैनी ने मोर्चा खोल दिया है। दर्शक दिख रहे हैं ना आप, सैनी ने कहा मल्लाहों से भेदभाव हो रहा है। जब एक देश एक संविधान तो भेदभाव क्यों? सीटों पर कोई समझौता नहीं हुआ है अब तक, ये छठी वजह है। लेकिन माले ने उम्मीदवार उतार दिए। माले ने यानी सीपीआई एमएल ने 18 उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है। और इसका सीधा मतलब यह है कि अगर बिहार में सब कुछ गड़बड़ाया तो फिर आरजेडी और कांग्रेस की मुश्किल और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन कैसे निशाना साधा जा रहा है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं कैसे नेता एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ये आप देखिए, मनोज जैन ये कह रहे हैं रगीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ परी जाए। जवाब दिया रागिनी नायक, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गया, जो डूब गया सो पार। श्रीनिवास, बीवी श्रीनिवास कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं शहर में आग है मगर राख में अब भी रूह है। कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे हुए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी भी आए, पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। और यही शेरो शायरी बता रही है कि इस समय कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या कुछ कहा गया है, सुनिए जरा महागठबंधन के नेताओं। एनडीए सभी 243 सीटों पे शानदार तरीके से चुनाव लड़ेगा और बिहार की जनता ने अपना मन बना लिया है कि ये अमृत काल का बिहार का पहला चुनाव है। इस अमृत काल में किसी विष बेल को दोबारा पनपने का कोई अवसर या कोई ख्वाब साकार करने बिहार की जनता नहीं देने जा रही। हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि एक आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। मसला हो जाएगा
या परसों हो जाएगा। कोई नाराजगी नहीं है। गठबंधन का तबियत अस्वस्थ हुआ था, मेरा नहीं हुआ था, तो वो सही हो गया। सब ओके। मेरे यहाँ सब ठीक है। अब भैया कभी कभी तो चलता रहता है ना। 5 गांव के लिए महाभारत हुआ था। कुछ लोग को तो समझना पड़ेगा। हमारे प्रभारी अध्यक्ष सक्षम है, जो निर्णय लेंगे वह पूरे कांग्रेस को मान होगा। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। किसी भी वक्त सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय हो चुका है। थोड़ा इंतजार कीजिए, किसी भी वक्त इसकी घोषणा हो जाएगी। महागठबंधन महामजबूती से चुनाव लड़ेगा और महाविजय करेगा। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे बिहार में एनडीए की तैयारी है। आज एनडीए में शामिल हो गई है मैथिली ठाकुर। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और आज उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो इधर मैथिली ने बीजेपी की सदस्यता ली है और उधर अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह ने पर्चा दाखिल कर दिया मोकामा से। अनंत सिंह अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं और मोकामा से मैदान में उतर गए। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, नीतीश और तेजस्वी के बीच सामने कुछ नहीं है, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। इसकी खबर मैं आपको बताऊंगा, कहीं मत जाइए, बने रहिए। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। इधर जेडीयू सांसद अजय मंडल ने इस्तीफा दे दिया है और नीतीश कुमार को उन्होंने ये त्यागपत्र दिया है और इसी को लेकर पूरे बिहार में चर्चा की जा रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। इन सब के बीच खबर यह है कि देखिए विरोध बड़ा तेज हो गया है। ये देख रहे हैं आप, गोपाल मंडल बैठे हुए, टिकट कट गया है। अब ये तो हर चुनावों में होता है, जिसका टिकट कटा वो धरने पर बैठा। अब मैं आपको बताता हूं, इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। यानी एनडीए में सीट तो बंट गई, लिस्ट भी आ गई और लिस्ट आने के बाद पहली लिस्ट में क्या है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन कैसे एक दूसरे के बीच में निशाना साधा जा रहा है वो बताता हूं। एनडीए में सीट शेयरिंग तो हो गई दर्शकों, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये भी तय हो गया है। बीजेपी ने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। बावजूद इसके एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। बता रहा हूं मैं आपको, सीटों के बंटवारे पर नीतीश कुमार नाराज हैं। खबर है कि 9 सीट को लेकर नीतीश कुमार को आपत्ति है। दरअसल जेडीयू की कई सीटें चिराग पासवान को दे दी गई, जिसकी वजह से जेडीयू में भीतर खाने घमासान मचा हुआ है। नेताओं की नाराजगी के बाद नीतीश ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। उन्होंने पार्टी नेताओं को मामला सुलझाने के लिए कहा है। इस बीच खबर है कि अमित शाह पटना जा रहे हैं और मांझी भी बगावती बोली बोल रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिसका सीधा मतलब यह है कि वो चिराग पासवान से नाराज है। उन्होंने गया में 2 कैंडिडेट उतारने का ऐलान भी किया है। उनके दोनों उम्मीदवार बोधगया और मखदुमपुर से लड़ेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि दोनों सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दी है। दरअसल चिराग की सीट को लेकर बीजेपी में भी नाराजगी है। क्यों कह रहा हूं, इसका इजहार खुद गिरिराज सिंह ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में किया है। अब एनडीए में बढ़ते घमासान के बीच बीजेपी हालात संभालने में लग गई है और बीजेपी ने अपनी 2 सीटें जेडीयू के नाराज कैंडिडेट्स के लिए छोड़ दी है। सोचिए आप, बीजेपी त्याग कर रही है, लेकिन कैसे तमाम इंडी अलायंस के नेता यानी महागठबंधन के नेता इसे लेकर निशाना साध रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं। सियासत कैसे गरमा रही है, सुनवाते हैं आप। बिहार एक परिपक्व प्रजातंत्र की सिपाही लोग यही रहते हैं कि लोग सामूहिक रूप में फिर एनडीए को जिताएंगे। अब इन लोगों को चुनाव में जनता का समर्थन मिल नहीं रहा है, तो जनता का जब समर्थन नहीं मिल रहा है तो इसी तरह का दुष्प्रचार करेंगे। कहेगा नीतीश कुमार जी नाराज होंगे, इस पार्टी के सर्वा वो हैं। एकदम नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है
और लगातार बैठक का दौर चल रहा है, अंतिम दौर में है। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों उनसे मूल दे रहा है? स्ट्राइक रेट इसको कहते हैं जिसमें खराब भी था, बढ़िया भी था, लेकिन नेतृत्व आज भी उसी तरह का माहौल है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का, और मेरा दावा है कि इसी दोनों नेतृत्व के बल पर ही चुनाव होगा। अब दर्शकों में आपको बीजेपी ने आज पहली लिस्ट जारी कर दी है। उस लिस्ट में बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारा। आइए बताते हैं कौन कौन से दिग्गज हैं। ये आप देखिए, बीजेपी को चुनाव में 101 सीट मिली है। बीजेपी ने आज अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी की पहली सूची में 71 उम्मीदवार हैं, 53 कैंडिडेट्स रिपीट किए गए हैं और 18 नए उम्मीदवार हैं। पार्टी ने 9 सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया है। मैथिली ठाकुर आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। खबर है कि मैथिली अलीपुर से चुनाव लड़ेंगी। और ये जानकारी आपको दे दें, बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं उसमें ये बड़े नाम हैं, जिसमें तार किशोर प्रसाद है, कटिहार से मैदान में है, रेणु देवी बेतिया से मैदान में है, प्रेम कुमार गया शहर से मैदान में उतारे गए हैं, नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा से लड़ेंगे, नीरज सिंह बबलू छातापुर से लड़ेंगे और श्रेयसी सिंह जमुई से लड़ेंगे। दावा किया जा रहा है ये बड़े चेहरे हैं और बीजेपी के योद्धा मैदान में आ गए हैं। लेकिन इसे लेकर कैसे बिहार का सियासी पारा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, सुनवाता हूं आपको। सीटों की घोषणा हुई है, आज रात तक बाकी सीटों के बारे में भी फाइनल निर्णय हो जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 200 के ऊपर का आंकड़ा निश्चित तौर पर इस विधानसभा चुनाव में प्राप्त करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मतलब नेता बनना ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं समाज सेवा के लिए आई हूँ और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। मैं मिथिला की बेटी हूँ और मेरा प्राण बसता है मिथिलांचल में। सब पार्टी देखेगी, पार्टी के दिमाग में जो भी है मुझे लेकर के, मैं तो बस पार्टी का सहयोग करने के लिए यहाँ आई हूँ। पार्टी का जो आदेश होगा मैं मानूंगी। मैथिली ठाकुर युवा हैं और मैथिली ठाकुर एक प्रतिभा, जिनके अंदर प्रतिभा आपने देखा, कभी आपने जो 2 लाइन गाना भी सुना छठ मैया का, तो मुझे लगता है कि ये बिहार की बेटी, मिथिला की बेटी, जो पूरी दुनिया में बिहार और मिथिला का नाम रोशन कर रही है, तो हम बिहार के लोग भी इनको जितना प्रोत्साहित कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। मैं तो ये कहूँगा पार्टी नेतृत्व का अगर हम पर आज भी विश्वास और आस्था है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कमाई है और मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जनता से मिलकर जुड़कर काम किया है, जनता फिर से हमको जरूर अपना आशीर्वाद देगी। अब आइए आपसे जुड़ी हुई एक बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहा हूं जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। यूपी में दीपोत्सव पर बोनस का ऐलान कर दिया गया है। दर्शक दिखाता हूं मैं आपको तस्वीर। योगी सरकार ने एक तरफ अयोध्या में भव्य दिवाली मनाने की तैयारी की है, दीपोत्सव की तैयारी की जा रही है, रिकॉर्ड दिए जलाने की पूरी तैयारी है, और इधर आज योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर्मचारियों के लिए कर दिया। देखिए आप, 14 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं जिन्हें बोनस दिया जाएगा और ये योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट है। दर्शक अब मैं आपको बताता हूं, ये कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, खुशी की खबर है। आइए आपको बताते हैं किस किस को बोनस मिलेगा। दीपोत्सव पर बोनस मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया। सरकार 14,82,000 कर्मचारियों को बोनस देगी और योगी सरकार 1,022 करोड़ रुपए इस पर खर्च करेगी। बोनस की राशि दिवाली पर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। बोनस स्लॉट में शिक्षा संस्थान से जुड़े अर्धशासकीय जो सेमी गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं वो भी शामिल किए गए। स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाएगा और बोनस की अधिकतम रकम है 7,000 रुपए तक, इसे तय किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, यह बोनस कर्मचारियों की मेहनत, निष्ठा, योगदान के प्रति सरकार की ओर से सम्मान का प्रतीक है। प्रदेश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार हर स्तर पर उनके लिए
कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ऐलान के बाद कर्मचारी और उनके परिवार वालों में उत्साह का माहौल है। सुनवाते हैं आपको, जैसे ही बोनस का ऐलान हुआ क्या कुछ कहा गया, सुनिए सर। दिवाली के अवसर पे उन्होंने मजदूरों, कामगारों, श्रमिकों के बारे में सोचा है। दिवाली के मौके पर उन्होंने बोनस बढ़ा करके वास्तव में साबित किया है कि ये श्रमिक के बेटा ही एक श्रमिक के बारे में सोच सकता है, मजदूरों, कामगारों के बारे में सोच सकता है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोनस वर्षों से सरकार हम लोगों को देती रही है और दीपावली में हमारे बच्चे इसी से पटाखा छुड़ाते हैं, इसी से हम लोग मिठाई लाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी प्रशंसा कर सकता हूं मैं उनका कर रहा हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दीपावली पूर्व बोनस घोषित किया। वर्तमान शासन की जो जन कल्याणी नीति है वो कर्मचारी हितैषी नीति के अंतर्गत उन्होंने बोनस घोषित किया। इससे हम लोग बहुत ही प्रसन्न और आह्लादित हैं और दीपावली के अवसर पर ही बोनस मिला है, समय से हम लोगों को मिला है। सिर्फ बोनस नहीं है, ये एक सरकार की तरफ से दिवाली का उपहार है हम सब सरकारी कर्मचारियों के लिए। हम कर्मचारियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इस बार योगी सरकार ने जो है समय से पूर्व और सही समय पे हम लोगों को जो है ये तोहफा दिया है, बोनस का तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरे यूपी में जो बोनस का अनाउंस कर दिया है दीपावली से पहले। हम लोगों के अंदर बड़े हर्षोल्लास का जो पूरा भावना फैली हुई है। सभी कर्मचारी भाई हमारे बहुत खुश हैं। और अब आपको आज की एक और अहम खबर बताने वाला हूं। महाराज प्रेमानंद जी की सेहत की जानकारी हमने आपको दी थी, लेकिन अब बताएं उनके लिए मदीने में दुआ मांगी गई है, वो भी एक मुस्लिम शख्स के द्वारा। दिखाते हैं आपको। महाराज प्रेमानंद जी की सेहत ठीक हो गई है और आज बाबा बागेश्वर उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे। दिखाइए जरा कैसे बाबा बागेश्वर ने महाराज प्रेमानंद जी का आशीर्वाद तो आज बाबा बागेश्वर ने भी उनसे आशीर्वाद लिया और इधर अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, दिखाइए जरा, ये आप देखिए लखनऊ में भी दादा मियां की मजार पर महाराज प्रेमानंद जी के लिए दुआ मांगी गई। दिखाइए फुल फ्रेम में से। सबसे पहले ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक से अता फरमाइए। या अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो महाराज प्रेमानंद जी के लिए दुनिया भर में दुआएं मांगी जा रही हैं, लेकिन आपको बता दूं उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है और महाराज प्रेमानंद जी अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत अभी ठीक है, डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। हालांकि वो भक्तों से वृंदावन आश्रम में मिल रहे हैं। जांच में दोनों किडनी खराब होने का पता चला है। उनको पॉलिसिस्टिक किडनी की बीमारी है और आपको ये जानकारी दे दें, ये जेनेटिक होती है जिसमें धीरे धीरे किडनियां खराब होती जाती हैं। प्रेमानंद जी को डायलिसिस से गुजरना पड़ता है। आपको जानकारी दें, महाराज ने इसे पॉजिटिव तरीके से स्वीकारा भी है। उन्होंने कहा जीवन में जो भी है वो भगवान की इच्छा है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं जिसको महाराज जी ने सिरे से खारिज भी कर दिया है। महाराज जी ने जो जवाब दिया है उससे भक्तों को बड़ी राहत मिली। इधर बाबा बागेश्वर ने महाराज प्रेमानंद जी से मुलाकात की है, उनका स्वास्थ्य हाल जाना है। अच्छी सेहत के लिए मदीने में भी दुआ मांगी गई है और मथुरा में भी दुआ मांगी गई है। हर वर्ग के लिए महाराज प्रेमानंद जी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, प्रवचन देते हैं, इसलिए देश विदेश में दुआओं का दौर जारी है। अब मैं आपको बताता हूं कि महाराज प्रेमानंद जी के लिए जैसा हमने बताया कि अलग अलग जगह पर देश में दुआ मांगी जा रही है, लेकिन ये आप देखिए ये शख्स मदीने पहुंचा और इसने दुआ मांगी। इसका नाम सूफियान है। सुनवाइए जरा। बहुत ही अच्छे इंसान है। तो जानते होंगे कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी और हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और अभी हमको ये पता चला कि बीमारी हाल में हमको मस्जिद खिजरा में
मुझे खिजा से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है मुझे खिजा खाए से जो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और हम हिंदुस्तान के हम भी उनको लाइक करते हैं, सच्चे अच्छे इंसान ही है। और हम उस जगह से इलाहाबाद प्रयागराज जहाँ से गंगा जमुनी तहजीब बहती है और अल्हम्दुलिल्लाह बस बीमार शरीर है इसलिए हृदय से केवल बात कर सकते। ये तो सब लीला है, कोई बीमार शरीर नहीं आपकी लीला हम भी ऐसी कहते रहते हमारा भी बुढ़ापे का शरीर है लोग हमसे पूछते हैं कि काहे को बाबा झूठ बोले, तभी दाढ़ी मूछ पक्की नहीं भाई हम कह देते नहीं पिछली उम्र में लाके बता ऐसी है आपकी कोई बीमारी नहीं, आपकी तो ये लीला है। महापुरुष तो भगवत स्वरूप भगवान महापुरुष तो ये सब लीला करते मस्ती। 2 दिन पहले हमने जो प्रेमानंद महाराज जी के लिए हरम शरीफ से वीडियो बनाई थी, उनके हक में जो है उनके स्वास्थ्य के लिए दुआ की थी, तो सूत्रों से मुताबिक ये खबर मिली है कि अब उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला का जो है। हम दुआ करते हैं दरबार अजमेर शरीफ से स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के लिए, जिनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब है, तबीयत उनकी काफ़ी अलील है। हम दुआ करते हैं कि ऊपर वाला उनको सेहत दे और एक लंबी उम्र दे, और जो वो अपने प्रवचनों के साथ और जो अपनी शिक्षाओं के साथ एकता का पैगाम देते हैं, भारत की गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। दर्शकों, अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र श्रीमद् भगवत गीता से लिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान से गलतियां होना सामान्य बात है। जो अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं, उन्हें जीवन में सफलता जरूर मिलती है। महाभारत में कौरवों ने लगातार गलतियां की, लेकिन किसी ने भी गलतियों से सीख नहीं ली। अगर वो अपने कामों में सुधार करते, जो उन्होंने नहीं किया, इसी वजह से कौरवों को पांडवों से हार मिली और पूरे कौरव वंश का ही नाश हो गया। पांडवों ने अपनी गलतियों से सीख ली और भगवान श्री कृष्ण के बताए रास्ते पर आगे बढ़ते रहे, तभी उन्हें महाभारत युद्ध में जीत मिली है। हम भी अपनी गलतियों से सीख लेकर धर्म के मुताबिक काम करें तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें और बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH